हेलो जी, दिस इज सीए आफाक और इस वीडियो के अंदर हम एसपीएम का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 10 कवर करेंगे एज अ क्विक या शॉर्ट चैप्टर समरी। तो इस चैप्टर का नाम है इफेक्टिवनेस ऑफ आईसीटी। आईटी स्ट्रेटजी के ऊपर बेसिकली ये चैप्टर बेस करता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ये बेसिकली कैफ की रिवीजन है इसको। आप अगर थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे तो दैट विल बी इनफ। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, एमआईएस, टीसीएन सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, दैट इज ऑल रिवीजन ऑफ कैफ। इसी तरह से हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चले जाते हैं, इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चले जाते हैं। हमारी जो बेसिक कली चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है ई कॉमर्स से। ई कॉमर्स का मतलब क्या है? ई कॉमर्स का मतलब ये है कि आपने गुड्स या सर्विसेज को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के ऊपर, प्राइमरीली इंटरनेट के ऊपर जो है वो कैरी ऑन करना है अपने बिजनेस को। ई बिजनेस क्या है जी? ई बिजनेस के अंदर हमारे सारे के सारे ई कॉमर्स के एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन जो वर्क फ्लोज और मूवमेंट्स हैं इंफॉर्मेशन की किसी एंटिटी के अंदर, वो भी आ जाते हैं। जिस तरह की मिसाल के तौर पर हम डिपार्टमेंट्स या फंक्शंस की बात करते हैं, इंटरनल प्रोसेसेस हैं, वो ई बिजनेस मेथड्स की तरफ चले जाते हैं, जैसा कि एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स विद कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स और अदर स्टेक होल्डर्स हैं। हमारे पास ई बिजनेस की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर क्या इंप्लीकेशन हो सकती है कि जो ई बिजनेस है उसने मार्केट प्लेस को जो है वो चेंज करके रख दिया है कि किस तरह से गुड्स या सर्विसेज को डील करना है। ई बिजनेस जो है वो हमारी बेसिकली जो रिलेशनशिप है कस्टमर्स के साथ या सप्लायर्स के साथ वो चेंज कर रहा है। अगर हम पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल के तहत देखें तो कंपेटिटिव राइवलरी बहुत ज्यादा आ गई है इंटरनेट के ऊपर। जो है वो कंपटीशन बहुत ज्यादा इंकरेज किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल है, हर कोई बिजनेस के अंदर एंटर हो सकता है। इसी तरह से थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट बढ़ जाता है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स इसलिए ज्यादा है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अवेलेबल है। और यही जो इन्फॉर्मेशन का अवेलेबल होना है, जो प्राइसेस का अवेलेबल होना है, उसकी वजह से जो बार्गेनिंग ऑफ कस्टमर्स है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं मेन बिजनेस एंड मार्केट प्लेस मॉडल्स फॉर डिलीवरिंग ई बिजनेस। उसके अंदर क्या है कि सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज के हम इंटरनेट के थ्रू जो है वो अपनी गुड्स या सर्विसेज को बहुत अच्छे से बेच सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन हो सकती हैं। न्यू इंटरमीडियरी कंपनीज का मतलब ये है कि जो एक होता है बायर और एक होता है सेलर, और इन दोनों के दरमियान जो डील करवा दे उसको इंटरमीडियरी बोला जाता है। जैसा कि आपने देखा फूड पांडा है, जैसा आपने देखा दराज है, जैसा आपने देखा अमेजोन है। वो बेसिकली इंटरमीडियरी कंपनी है, वो खुद कुछ नहीं बेच रहा। वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो बायर और सेलर के दरमियान एक मार्केट डेवलप करके खुद से वहां से पैसे कमा रहा है। अलायंस ऑफ सप्लायर्स क्रिएट हो जाता है। ई प्रोक्योरमेंट है कि आप जो है वो अपने सप्लायर्स के साथ जो प्रोक्योर करना है वो इंटरनेट के थ्रू आप कर सकते हैं। इसी तरह से प्रमोशन है, कस्टमर रिलेशनशिप से आगे आ जाता है ई कॉमर्स एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। इसमें सिंपल आप ये समझ लें कि ई कॉमर्स के आने से बिजनेस पूरी दुनिया में बहुत आसान हो गया, यानी कि आप पाकिस्तान में बैठे अपनी चीज यूरोप बेच सकते हैं इजीली। इसी तरह से बैरियर्स टू बिजनेस है। बैरियर्स टू बिजनेस क्या है कि जो छोटी कंपनीज हैं, ऑब्वियसली जब आपने आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना है अपनी कंपनी के अंदर तो उसकी एक कॉस्ट है। और वो जो कॉस्ट है उसको वो सिर्फ वन टाइम कॉस्ट नहीं है, ओवर द टाइम उसको कॉन्टिन्यूसली आपको अपडेट करना है। तो वो जो छोटी कंपनीज हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज हैं, वो शायद ये कॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये एक बैरियर बन जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंटरनेट जो है वो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास जो है वो हम इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स हुआ करती हैं। तो इंटरनेट इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। वेबसाइट के लिए क्या होता है? वेबसाइट के लिए होता है होस्ट कंप्यूटर, और एक होता है आपके पास वेब ब्राउजर। और बेसिकली कोई भी वेबसाइट किसी होस्ट कंप्यूटर के ऊपर होस्ट की जा रही होती है, और हर टाइम उसको इंटरनेट के साथ जो कनेक्शन है वो जरूरी होता है। अच्छा जी, हर वेबसाइट के लिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल जो है वो भी जरूरी है, और जो यूआरएल है ये यूनिक होना चाहिए हर वेबसाइट के लिए। इसी तरह से हर वेबसाइट जो है वो सर्वर के साथ हर टाइम कनेक्टेड होती है। ठीक है जी। ये वेबसाइट का एक छोटा सा वो इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे फायरवॉल क्या है? फायरवॉल ये है कि बेसिकली आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है जो कि रोकता है अनऑथराइज एक्सेस को, यानी कि बाहर से अगर कोई एक्सटर्नल अनऑथराइज एक्सेस हो रही है कंप्यूटर के अंदर तो वो उसको रुकेगा। इसी तरह से इंट्रानेट और एक्सट्रानेट। इंटरनेट बेसिकली क्या होता है? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उनका एक अंदर इंटरनल नेटवर्क होता है, और बाज़ औक़ात उसे इंटरनेट के साथ भी कनेक्टेड किया होता है। लेकिन इसके ऑब्वियसली कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ जो है वो इसके नुकसान भी हैं। बेनिफिट्स क्या है कि बेटर कम्युनिकेशन हो जाती है, ज्यादा और बेहतर और इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो जाती है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंटरनेट के साथ हो सकता है कि कोई ऐसी डिवाइस कनेक्ट हो जाए जो जिसके अंदर मेलवेयर हो, या हो सकता है कि उसके अंदर मिलीशियस कंटेंट हो, तो फिर वो बाकी सब डिवाइसेस को भी खराब कर सकता है। इसी तरह से एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट बेसिकली क्या होता है कि दो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनेट है वो किसी तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है।
ठीक है जी। इसी तरह से डिजाइनिंग है वेबसाइट फॉर ई कॉमर्स। तो इसमें कोई ज्यादा क्रैम करने वाली बात नहीं है। आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत ज्यादा ऐसी होनी चाहिए जो अटेंशन को कैच करे। आपके जो पेजेस हैं वो इस तरह के होने चाहिए, उसको इस तरह से डिजाइन करना है आपने कि यूजर उसके ऊपर स्टे करे। ये ना हो कि वो आए और इतना मैसी सा हो कि वो छोड़ के चला जाए। ठीक है जी। और इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि जो यूजर है, जो कस्टमर है, उसके साथ आप इस तरह से डायलॉग करो कि उसको बेहतर फील हो। उसको फील हो कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन या ये जो वेबसाइट है ये बेसिकली मुझे वैसे ही जानती है जैसे कि मेरे फैमिली जानती है। उसके लिए खैर आगे भी टॉपिक आ जाएगा। ई मार्केटिंग एंड 7 पीज ऑफ मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के ऊपर आप डिफरेंट तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेट के ऊपर बेच सकते हो। बल्कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा कस्टमाइज भी हो सकती हैं। यानी कि ऐसा भी हो सकता है बाज प्रोडक्ट्स के केस के अंदर कि आप जो है वो कस्टमर से पूछ लो कि इसमें क्या कस्टमाइजेशन ऐड करनी है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे जब हम क्लोथिंग के अंदर जाते हैं तो हमारे पास सेल रिटर्न बहुत ज्यादा आ रही होती है, तो उसके ऊपर फिर इंटरनेट के ऊपर उसको बेचना थोड़ा सा एक चैलेंजिंग हो जाता है। प्राइस है जी। इंटरनेट के ऊपर जैसे हमने पहले बात कर ली, प्राइसेस जो हैं वो बड़ी ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल हैं। इसी तरह से प्लेस है, इंटरनेट ही वो प्लेस है जहाँ पे आप अपनी चीजों को बेच रहे हो। प्रमोशन ऑब्वियसली आप इंटरनेट के ऊपर देखते हो, स्पॉन्सर्ड एड्स चल रही होती हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जा रही होती है। तो प्रमोशन के डिफरेंट तरीके हैं। फिजिकल एविडेंस क्या है कि किसी भी वेबसाइट का जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वही उसका फिजिकल एविडेंस है इंटरनेट के ऊपर। पीपल है जी कि इंटरनेट के अंदर ज्यादा आमतौर पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ करती, क्योंकि कस्टमर्स को कंप्यूटर्स ही डील कर रहे होते हैं। इसी तरह से प्रोसेसेस हैं कि हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं कि आप सबसे पहले आएंगे, कुछ ना कुछ सिलेक्ट करेंगे, कैटलॉग में ऐड करेंगे, उसके बाद फर्दर जाएंगे, पेमेंट करेंगे। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस हैं। इसी तरह से अगर हम 6 आईज ऑफ ई मार्केटिंग मिक्स के अंदर देखें तो सबसे पहले इंटरेक्टिविटी है। इंटरेक्टिविटी के अंदर क्या है कि आपकी जो भी वेबसाइट है वो इंटरेक्टिव होनी चाहिए। वो क्या करे कि वो कस्टमर के साथ बात करे, और इस तरह से बात करें कि उससे वो कीमती इंफॉर्मेशन ले ले। उसी इंफॉर्मेशन को बेसिकली हम इंटेलिजेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं कि किस कस्टमर को क्या चीज दिखानी है फ्यूचर के अंदर। इंडिविजुअलाइजेशन, यहीं से हम कस्टमाइजेशन की तरफ जाते हैं कि किस कस्टमर को क्या दिखाना चाहिए हमें। इसी तरह से हमारा इंटीग्रेशन आ जाता है कि जो इंटरनेट है वो हमें प्रोवाइड करता है मार्केटिंग के हमारी जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन हो वो थोड़ी सी इंटीग्रेटेड हो कि हमने किस कस्टमर को क्या चीज टारगेट करके दिखानी है। अब इंटरनेट की दुनिया के बाद ऐसा नहीं है कि आप जनरलाइज अपना एक कम्युनिकेशन मैसेज बना ले और सबको वही भेजते रहें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। सप्लाई चेन इंटरनेट के आने के बाद जो है वो काफी डिसरप्ट हुई है। इंडिपेंडेंस ऑफ लोकेशन ऑब्वियसली, जो इंटरनेट है उसको यूज जब आप कर लेते हो तो आपको लोकेशन डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह से मार्केटिंग प्रमोशन स्ट्रेटजी है कि आपने ट्रेडिशनल मीडिया यूज करना है, इंटरनेट यूज करना है। हर मीडियम के अपने फायदे और नुकसान हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एडवर्टाइजिंग स्पेस, तो ट्रेडिशनल मीडिया बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन इंटरनेट जो है वो चीप है, टाइम कंज्यूम, एक्सपेंसिव है जी। दोनों केसेस के अंदर ही एडवर्टाइजिंग इमेज, ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर शायद इमेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर उसका जो मैसेज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन के अंदर जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो नॉर्मली वन वे होता है, लेकिन जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो वो टू वे कम्युनिकेशन हो रही होती है। ठीक है जी। अ, इसी तरह से ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है कि आप ईमेल सेंड कर रहे होते हो अपने कस्टमर्स को, और इसी तरह से स्पैम आ जाता है। स्पैम बेसिकली ईमेल्स के अंदर एक फोल्डर होता है। अब जी जो लोग जीमेल यूज करते हैं उनको पता होगा, लेकिन इसके अलावा भी ईमेल के वो डिफरेंट जो है वो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे हॉटमेल है, आउटलुक है। तो जीमेल बेसिकली एक्सप्लिसिटली क्या करता है कि वो अनवांटेड ईमेल्स को स्पैम के फोल्डर में साइड पे कर देता है। स्पैम बेसिकली क्या होता है, अनसॉलिसिटेड, यानी कि ऐसी ऐसे मैसेजेस जो आपने नहीं मंगवाए होते या आपके इजाजत के बगैर आ जाते हैं। ई ब्रांडिंग है जी। इंटरनेट के ऊपर अपना एक ब्रांड बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ई ब्रांडिंग के डिफरेंट तरीके हैं। आप अपना जो एक्जिस्टिंग ब्रांड है उसी को रेप्लिकेट कर सकते हो, या किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ भी आप जो एग्जिस्टिंग जाइंट है उसके साथ पार्टनर कर सकते हो, या अपना ही एक स्लाइट डिफरेंट वर्जन जो है उसको इंटरनेट के ऊपर जो है वो लॉन्च कर सकते हो, या एक कंप्लीटली डिफरेंट अपना ब्रांड, यानी कि जो आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट ब्रांड भी आप इंटरनेट के ऊपर लॉन्च कर सकते हो। इसी तरह से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, सीआरएम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीआरएम बेसिकली करता क्या है कि जैसे ही कोई कस्टमर आपकी इंटरनेट की वेबसाइट के ऊपर आता है तो आप उसको क्या करते हो, इंगेज करने की कोशिश करते हो, उसको उसका नाम लेकर बुलाते हो ताकि उसको खास फील हो। और जैसे जैसे वो आपसे इंफॉर्मेशन आपको देता जाता है कि उसको क्या पसंद है, तो आप हर कस्टमर की एक प्रोफाइल बना लेते हो, और नेक्स्ट टाइम जब वो कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है तो क्योंकि आपको पता होता है कि उसको क्या पसंद है, तो आप उसको सिर्फ वो चीजें दिखाते हो जो वो खरीदना चाहता है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आप टारगेटेड कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी सेल्स बढ़ा सकते हो। ठीक है जी। तो सीआरएम के बिल्कुल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस होते हैं डिफरेंट, और इसके अंदर बेसिकली इसको रियल टाइम अपडेट करने की जरूरत होती है कि आपने डाटा कलेक्ट किया, प्रोफाइलिंग करके रख ली, और विद द टाइम उसको अपडेट करते गए।
इसी तरह से मोबाइल टेक्नोलॉजी बेसिकली पोर्टेबल टेक्नोलॉजी है, उसको मोबाइल टेक्नोलॉजी बोला जाता है। इसके बेनिफिट्स और रिस्क हैं। बेनिफिट्स क्या है जी कि आप रिमोटली बैठ के जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हो। रिस्क क्या है कि जो पोर्टेबल डिवाइसेज हैं वो गिर भी सकती हैं, ठीक है जी। उसकी जो कनेक्टिविटी है इंटरनेट के साथ वो बहुत ज्यादा मसला क्रिएट कर रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग ये है कि बेसिकली एक रिमोट सर्वर है और वो आपको स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है जी। जिस तरह हम गूगल ड्राइव की बात करते हैं, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा था जहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा था। उनका जितना भी सॉफ्टवेयर, जितना भी डाटा था वो सारे का सारा गूगल ड्राइव जो डिफरेंट होते हैं उनके थ्रू मैनेज हो रहा था। तो इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि आप रिमोटली बैठ के काम कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा लिवरेज मिल रही है, आपको उस तरह से डाटा सर्वर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि आप अपना जो डाटा है वो एक थर्ड पार्टी को एक्सपोज कर रहे हो, और जो कनेक्टिविटी है इंटरनेट के साथ वो बहुत बड़ा मसला बन सकती है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। उसके बाद आ जाता है जी बिग डाटा। बिग डाटा बेसिकली क्या है कि ह्यूज वॉल्यूम ऑफ बहुत स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, यानी कि डाटा इतना बढ़ गया है कि वो इतने ज्यादा वॉल्यूम के अंदर आने लग गया है कि उसको हम बिग डाटा कहने लग गए हैं, ठीक है जी। इसके अंदर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों तरह का डाटा होता है, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ज्यादा होता है। इसके डिफरेंट होते हैं। जो 3 V's हैं बिग डाटा के, वो क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है कि अब डाटा रियल इतनी तेजी से अपडेट हो रहा है कि ऐसा लगता है कि वो रियल टाइम अपडेट हो रहा है। असल में डाटा रियल टाइम अपडेट होना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और विद द टाइम भी हम उसको अपडेट करते जा रहे हैं इतनी ज्यादा स्पीड के साथ, इतनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ कि लगता है कि वो क्या हो रहा है कि वो हमारे पास रियल टाइम अपडेट हो रहा है। वैरायटी, इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी है। यानी कि अगर आप फेसबुक की बात करो, ट्विटर की बात करो, जो चीजें आप लाइक कर रहे हो वो सारे का सारा डाटा है असल में। उसके अंदर वैरायटी बहुत ज्यादा है और वॉल्यूम तो ह्यूज वॉल्यूम्स है। अच्छा, इसके अंदर एडिशनल जो है वो 4 V's भी हैं। वेरेसिटी यानी कि एरर फ्री होना चाहिए, वेरिएबिलिटी, उसके अंदर वेरिएशंस हैं, विजुअलाइजेशन, उसको विजुअलाइज किया जाता है, और वैल्यू यानी कि वो बहुत ज्यादा वैल्यू डिटरमिन कर सकता है। वो कैसे, वो आगे बात करते हैं। इसी तरह से जो बिग डाटा है वो किस तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी किस तरह से आ सकती है जी बिग डाटा के थ्रू? फर्ज करें कि एक गवर्नमेंट का इदारा है और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो एट द सेम टाइम अक्रॉस डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है, तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। इसी तरह से बिग डाटा के थ्रू आप डिफरेंट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके आप जो है वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। इसी तरह से आप जो पॉपुलेशन है उसको सेगमेंट कर सकते हो ताकि आप कस्टमाइज्ड एक्शंस ले सको। इसी तरह से जी आपको जो ऑटोमेटेड एल्गोरिदम्स हैं, इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल चैट जीपीटी और जेमिनी है, कि वो क्या करते हैं कि वो आपको एल्गोरिदम्स होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह से आप न्यू जो बिजनेस मॉडल्स हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, उसको इनोवेट कर सकते हो। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है जी? डाटा टाइप या तो ट्रांजेक्शनल होगा या नॉन ट्रांजेक्शनल होगा, और बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है? मेजरमेंट है या एक्सपेरिमेंट है? अगर मेजरमेंट और ट्रांजेक्शनल डाटा, इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन चले तो हमारे पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आ जाता है। मेजरमेंट और नॉन ट्रांजेक्शनल डाटा हो तो सोशल एनालिसिस आ जाता है। एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जाएं ट्रांजैक्शनल डाटा के साथ तो हम डाटा एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, और एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जाएं नॉन ट्रांजैक्शनल डाटा के साथ तो हम डिसीजन साइंस को भी समझ सकते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि हम जो है वो 10 से 20 साल परचेज करने के बाद जो हमारे पास डाटा आना था, बिग डाटा हमें पहले से ही वो इनसाइट्स डिलीवर कर सकता है। डाटा एक्सप्लोरेशन क्या है कि हो सकता है हमने डाटा के उस एस्पेक्ट्स को कभी सोचा ही ना हो जो बिग डाटा हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह से सोशल एनालिटिक्स में क्या है कि अवेयरनेस, एंगेजमेंट और वर्ड ऑफ माउथ, ये 3 एस्पेक्ट्स को बेसिकली देख रहा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी चीज को डिस्कस करते हो और थोड़ी देर के बाद सोशल मीडिया के ऊपर उसी चीज से रेलिवेंट एड्स आने लग जाते हैं। सोशल एनालिटिक्स इज सॉर्ट ऑफ दैट। इसी तरह से डिसीजन साइंस है, जो फील्ड रिसर्च है या टेस्ट हाइपोथेसिस है, उसके अंदर जो डिसीजन साइंस है उसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि कम्युनिटी फीडबैक ले सकते हैं। जो डिसीजन साइंटिस्ट हैं वो एबल होते हैं कि वो वैल्यू, वैलिडिटी, फिजिबिलिटी जो है और फिट जो नए आइडियाज का है उसको डिटरमिन कर सकें। और इसके अंदर बेसिकली हमारे पास डिफरेंट लिसनिंग टूल्स हैं जो कि सेंटीमेंट एनालिसिस में भी हमें हेल्प करते हैं। बिग डाटा के चैलेंजेस हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो पास्ट ट्रेंड्स को बेसिकली हमें दिखा रहा था, ये नई चीज नहीं ला रहा। और इसके अंदर ये भी है कि प्राइवेसी का एक बहुत ज्यादा इशू आता जा रहा है। बिग डाटा जो है वो रेवोल्यूशनाइज कर रहा है फाइनेंस को। अब क्या हो रहा है बेसिकली कि हमारे पास रियल टाइम स्टॉक मार्केट की इनसाइट्स होती हैं। स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट के अंदर ना अपर एंड डाउन इस तरह से ट्रेंड्स होते हैं। अगर हमारे पास डेटा हो तो उससे हम बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। बिग डेटा इस तरह से हमें हेल्प कर सकता है। इसी तरह से फाइनेंशियल मॉडल्स के अंदर भी एस्टिमेट्स को यूज करना होता है। तो जब हमारे पास बिग डेटा ही हमारा सारा का सारा काम करके दे रहा है, हमें एस्टिमेट्स डेवलप करके दे रहा है, तो हमारे फाइनेंशियल मॉडल्स नियर टू एक्यूरेसी हो सकते हैं। 100% एक्यूरेट कभी भी नहीं होता।
अच्छा जी, इसी तरह से कस्टमर एनालिटिक्स है, किस कस्टमर को क्या दिखाना है, क्या पसंद है, किस तरह के कस्टमर की कैसे प्रोफाइलिंग करनी है, बिग डाटा इसमें हमारी हेल्प करता है। इसी तरह से रिस्क मैनेजमेंट एंड फ्रॉड डिटेक्शन है कि आप रिस्क को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसके एक एग्जांपल मैं आपको देता चलूं कि फर्ज करें कि आपका जो एटीएम कार्ड है वो चोरी हो गया है, तो क्या होगा कि जैसे ही वो कोई और बंदा उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है तो बैंक को पता चल जाएगा और वो फौरन से आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे और कम्युनिकेट करके उसको किसी ना किसी तरह से टेकअप किया जा सकता है। आगे एक रिस्क एनालिसिस है जिसकी हमने पहले बात की। एनालाइज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल ग्रोथ, कि आपने ग्रोथ को भी अपनी कंट्रोल कर सकते हो कि किस हद तक आपने ग्रो करना है और किस तरह से लिवरेज करना है बिग डाटा को। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या, ये एक बड़ा बजवर्ड है आजकल, एआई। एआई बेसिकली कंप्यूटर साइंस ही है जिसको हम इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। अब इसका जो एस्पेक्ट हमारे सिलेबस में है वो एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है जिसको इस तरह से हम डिजाइन करते हैं कि वो कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हमारे लिए सॉल्व करने लग जाए। जो मेजर कंपोनेंट्स एक्सपर्ट सिस्टम के वो क्या है कि आपके पास एक नॉलेज बेस होनी चाहिए, जो नॉलेज बेस आप उसके अंदर फीड करोगे। फिर एक इन्फ्रेंस रूल्स होने चाहिए। वो बेसिकली इन्फ्रेंस रूल्स क्या होता है, ये सेट ऑफ लॉजिक्स होता है कि आपने उस, वो जो आपके पास नॉलेज बेस है उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में किस तरह से कन्वर्ट करना है, वो लॉजिक की फॉर्म में आप करते हैं, उसको इन्फ्रेंस रूल्स कहते हैं। फिर यूजर इंटरफेस जहां से उसको यूज किया जा सके। कैपेबिलिटीज क्या है, ऑब्वियसली आप एडवाइस कर सकते हो, कोई सोल्यूशन जो है उसको डिराइव कर सकते हो, डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हो, डायग्नोज कर सकते हो, एक्सप्लेन, यानी कि इसके हजारों किस्म के जो कैपेबिलिटीज हैं, जो यूजेस हैं, वो हो सकते हैं। सर्टेन एसेंशियल्स क्या क्या है एक्सपर्ट सिस्टम के, एक सब्जेक्ट एरिया जिसको सुटेबली डिफाइन किया हो, प्रॉब्लम जिसको हम कन्वेंशनल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से हटकर सॉल्व करना चाह रहे हैं। इसी तरह से एक एक्सपर्ट जो हमें नॉलेज प्रोवाइड कर सके, एक हमारे पास होना चाहिए नॉलेज इंजीनियर जो कि ट्रांसलेट कर सके इन हमारे सब्जेक्ट को, हमारे नॉलेज को कंप्यूटर रीडेबल लॉजिक्स के अंदर। और एक ग्लॉसरी भी होनी चाहिए बाय द वे। इसके एडवांटेजेस जो है वो बहुत ज्यादा हैं कि आप आपके पास हर टाइम जो है वो एक्सपर्ट एडवाइस अवेलेबल होगी। हर टाइम इंसानों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो डिसीजन मेकिंग के अंदर लगे रहे, तो वो दूसरे कामों के अंदर भी लग सकते हैं। इसी तरह से आईटी कंट्रोल, आईटी कंट्रोल थ्रेट्स टू सिस्टम सिक्योरिटी हो गया, जनरल कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल, जनरल कंट्रोल्स इन आईटी के, बेसिकली सारा कुछ हम कैफ के अंदर पढ़कर आ रहे हैं। पासवर्ड्स, एन्क्रिप्शन, फायरवॉल्स, ये सारा कुछ हमने कैफ में पढ़ा हुआ है, इस वजह से मैं इसको दोबारा से रिवाइज नहीं कर रहा। कॉबिट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कॉबिट क्या है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। बेसिकली कॉबिट है जिस तरह से अकाउंटेंट्स के लिए आईएफआरएस है, एक फ्रेमवर्क है, इसी तरह से जो आईटी है उसको किस तरह से गवर्न करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हमें कॉबिट सिखाता है। ठीक है जी। कॉबिट के अंदर एप्लीकेशन क्या है, कॉबिट की बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर के कॉबिट जो है वो बिजनेस प्रोसेस ओरिएंटेड होता है और एड्रेस करता है ऑनर्स ऑफ द प्रोसेस को। ठीक है जी। इसी तरह से कॉर्पोरेट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास मैनेजमेंट गाइडलाइंस आ जाती हैं, एग्जीक्यूटिव समरी आ जाती है, फ्रेमवर्क, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स और ऑडिट गाइडलाइंस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंप्लीमेंटेशन टूल सेट। इसके बाद हमारे पास वेब ट्रस्ट है। वेब ट्रस्ट बेसिकली एक सील ऑफ अश्योरेंस होती है जो वेबसाइट्स के ऊपर अटैच हो जाती है, जो बेसिकली सॉर्ट ऑफ एक उसके साथ इंटेग्रिटी जो है वो अटैच कर रही होती है। ठीक है जी। थ्री प्रिंसिपल्स बाज़ वेब ट्रस्ट के होते हैं: बिजनेस इंफॉर्मेशन प्राइवेसी प्रैक्टिसेस, ट्रांजैक्शन इंटेग्रिटी एंड इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन। क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन का दौर आता जा रहा है तो प्राइवेसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती जा रही है। तो वेब ट्रस्ट की अगर सील होगी किसी वेबसाइट के ऊपर, तो इसका मतलब है कि समहाउ उस वेबसाइट के पास इस चीज की ऑथेंटिकेशन है, सर्टिफिकेशन है कि वो वेबसाइट प्रोटेक्टेड है। ठीक है जी। इसकी बेसिकली इसको डेवलप किया था कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यानी CICA ने, और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स यानी कि AICPA ने भी इसके ऊपर काम किया हुआ है। चैप्टर नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एसपीएम का अगर मैं कहूँ सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर तो वो चैप्टर नंबर 10 है। काफी लेंथी है, हमने इसको शॉर्ट टाइम के अंदर कवर करने की कोशिश की। अगर इससे रेलिवेंट आपकी कोई क्यूरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, उसके ऊपर सेपरेटली वीडियोस बन जाएंगी।